वक्त का काम है गुजरना और वो गुजरता ही गया। 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला और आखिरकार मेहंदी का दिन आ गया। सना अलीना को 2 दिन पहले एक साथ मायूं बिठा दिया गया था। सुबहान और अरकम को दादी ने सख्ती से मना कर दिया था कि दोनों ने कोई राब्ता नहीं करना। घर में हलचल मची हुई थी। शादी वाला घर हो और शोर ना हो, ऐसा हो सकता है? सना के कमरे में झांका जाए तो उसका हाल कुछ ऐसा था। आपी, मैं ये नहीं पहन सकती, प्लीज मुझे कपड़े चेंज करने दें, मैं बेहोश हो जाऊंगी। दोनों हाथों से लहंगा ऊपर उठाए वो चीख रही थी। शीजा ने अलीना की तरफ देखा। वो दोनों उसे समझा समझा कर थक गई थी। ना वो चूड़ियां पहन रही थी, ना ही कोई ज्वेलरी। देखो सना, तुम्हारा लहंगा पहले ही बहुत हल्का सा बनवाया है और वैसे भी कुछ देर की ही तो बात है, अलीना ने मसालिहत अमेज लहजे में कहा। अलीना यार, मुझसे नहीं चला जाएगा, मैंने गिर जाना है। उसकी बात सुनते ही शीजा और अलीना ने मुस्कुराहट दबाई। तभी कमरे में दादी आई। तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? सना, सारे मेहमान पहुंच गए हैं हॉल में। दादी ने उसे ऐसे ही बैठे देखा तो घूरते हुए कहने लगी। दादी, मैं कब से बोल रही हूँ लेकिन सुन ही नहीं रही, शीजा ने बेबसी से कहा। सना, चुप करके बैठो, दादी ने गुस्से में कहा। दादी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बैठो, उन्होंने डांटा तो वो शीशे के सामने बैठ गई। शीजा, करो तैयारी से। शीजा ने आगे बढ़कर उसे ज्वेलरी सेट पहनाया। सारी शॉपिंग सना के मुताबिक ही हुई थी। हल्का सेट, लहंगे पर भी हल्का काम था, लेकिन फिर भी उसे ये सब वजनी लग रहा था। कितनी प्यारी लग रही हो, माशाल्लाह। शीजा ने दुपट्टा उसके सर पर टकाया और उसके सर पर प्यार किया। वो बस मुंह बनाकर रह गई। ये लो सैंडल्स पहन लो, अलीना ने उसके आगे रखे। हील नहीं पहन सकती मैं, दूसरे पहन लेती हूँ, सना ने एक और बात पर एहतजाज किया। नहीं, यही पहनो, लहंगे के नीचे हील्स अच्छी लगती हैं और उसके साथ यही मैच की थी। दादी ने फिर डपटा। दादी, मैं बता रही हूँ, मैं गिर जाऊंगी, वो वार्निंग देते हुए बोली। नहीं गिरोगी, पहनो इसे, उसने मुंह बनाते हुए पहन ली। दादी उसके पास आई और उसका सर चूमा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। और मेरी बच्ची, वो अलीना की तरफ मुड़ी, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू दादी। वो दोनों उनके गले लग गई। शीजा, तुम अलीना को ले आओ, मैं इसको लेकर जाती हूँ। जी दादी, सना के साथ चली गई तो शीजा अलीना की तरफ मुड़ी और उसका दुपट्टा सेट किया। भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, अरसल भाई तो आज गए, अलीना शरारत से बोली तो शीजा झिंप गई। और अरकम के बारे में क्या ख्याल है? अलीना ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। चलो आओ चलें। उसका हाथ पकड़कर बाहर की जानिब भाग गई और आराम से सीढ़ियां उतर रही थी। आखिरी सीढ़ी पर आकर अलीना का लहंगा हील में अटक गया। पाँव मुड़ने की वजह से उसके मुंह से चीख निकली, क्योंकि शीजा ने उसका हाथ थामा हुआ था, तो वो गिरने से बच गई। अलीना, इधर बैठो, शीजा ने फौरन उसे सोफे पर बिठाया। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है पाँव में मोच आ गई है। ओह, अब क्या करें? शीजा परेशान हो गई। कुछ नहीं हुआ भाभी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, चलें। वो खड़ी हो गई, लेकिन तकलीफ की वजह से उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। शीजा उसका हाथ थामकर बाहर चल पड़ी, जहाँ अरसल गाड़ी में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। शीजा ने आराम से अलीना को बिठाया। उसकी मम्मा भी पीछे ही बैठी थी। शीजा आगे जाकर बैठी। दानी, आप पीछे बैठ जाओ, अरसल ने दानियाल को सीट से उठाया। कोई बात नहीं अरसल, मैं अपनी गोद में बिठा लूंगी। नहीं, तुम नहीं उठाओगी, अपना ख्याल रखो। शीजा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। दानियाल पीछे बैठ गया तो अरसल ने गाड़ी हॉल की तरफ मोड़ ली। बाकी सब वहां पहुंच चुके थे। दोनों की मेहंदी का फंक्शन एक साथ था। हॉल में पहुंचते ही अलीना को सना के साथ कमरे में बिठाया। अरकम और सुबहान स्टेज पर बैठे थे। अलीना ने कुर्सी पर बैठकर अपना पाँव देखा, जो सूजकर नीला हो रहा था। अलीना ने आंसू अंदर उतारे, उसे बहुत दर्द हो रहा था। अलीना, क्या हुआ है? सना उसके पास आई। कुछ नहीं, बस पाँव मुड़ गया था, मैं ठीक हूँ। उठ जाओ लड़कियों। महक और शीजा उनके पास आई। पीछे बच्चियां भी थी, जिन्होंने मेहंदी की प्लेट उठा रखी थी, जिस पर मोमबत्तियां जल रही थी। महक ने अलीना और सना को बीच में खड़ा किया और उनके इर्द गिर्द लड़कियां और बच्चियां खड़ी कर दी।
इस तरह इन दोनों को स्टेज तक लाया गया। सुबहान और अरकम खड़े हुए। अलीना दर्द बर्दाश्त करती हल्का सा लंगड़ा कर चल रही थी। बाकी तो किसी ने इतना महसूस नहीं किया, लेकिन अरकम उसके चेहरे पर दर्द के आसार देख चुका था। स्टेज के पास पहुंचकर सुबहान और अरकम आगे आए और अपनी अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा। फोटोग्राफर ठक ठक तस्वीरें और मूवी बना रहा था। अरकम ने अलीना का हाथ पकड़ा, लेकिन अलीना के लिए सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल था। उसने जोर से आंखें बंद करके आंसू जब्त किए और झटके से ऊपर चढ़ी। हलक में से घुट कर रह गई। उसने अरकम का हाथ जोर से पकड़ लिया। अरकम ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। मेहंदी के गाने माहौल को और खूबसूरत बना रहे थे। अलीना, क्या हुआ है? अरकम ने आहिस्ता से पूछा। कुछ नहीं, वो बामुश्किल मुस्कुराई। प्यारी लग रही हो। सुबहान हल्का सा सना की तरफ झुककर बोला, थैंक यू। वो मुस्कुराई। मुझे पता है तुमने बहुत मुश्किल से ये सब पहना है, इसलिए थैंक यू सो मच। सुबहान की बात पर वो मुस्कुराई। शिजा दानियाल को गोद में उठाए बैठी थी। उसको बुखार था, जिसकी वजह से वो कमजोरी महसूस कर रहा था। अनोशे भी शिजा के साथ बैठी दानियाल से बातें कर रही थी। तभी अरसल किसी काम से उस तरफ आया तो शिजा को बैठा देखकर उसके पास बैठ गया। शिजा, इधर दो मुझे, मैंने कहा था अब मत उठाना। उसने दानियाल को अपनी गोद में बिठाया। उसको बुखार है, जिद कर रहा था कि गोद में बैठना है, इसलिए उठाया था। और अरसल, आपको क्या हो गया है? सुबह से कोई काम भी नहीं करने दे रहे, रात को बताऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोला। अनोशे अहमर के पास जाने लगी, लेकिन दानियाल ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ जा रही हो अनोशे? वो आहिस्ता से बोला। बाबा के पास। नहीं, मेरे पास बैठो, वो जिद्दी अंदाज में बोला। ओके, वो उसके पास ही बैठ गई। शिजा और अरसल ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। दानियाल अनोशे से बहुत अटैच हो गया था और अनोशे को भी दानियाल के साथ बहुत लगाव हो गया था। अरसल के सामने माजी घूमा, उसकी मुस्कुराहट सिमटी। शिजा समझ गई थी। उसने आहिस्ता से अरसल का हाथ दबाया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सामने मेरा बचपन आ गया है, वो उदासी से बोला। दानियाल उसकी गोद से उतरकर अनोशे के साथ बैठ गया और दोनों मोबाइल में गेम खेलने लगे। उसने मुस्कुराकर दानियाल के बाल सेट किए और रजा साहिब के बुलाने पर उठकर उनकी जानिब बढ़ गया। लड़कों ने भंगड़े और डांस से माहौल में और जोश पैदा किया। तभी एक लड़की लहंगा पहनने और दुपट्टे से मुंह को ढके स्टेज पर आई और गाने पर डांस शुरू किया। सब उसे हैरत से देख रहे थे। किसी को भी मालूम नहीं था वो कौन है। वो डांस करते करते वकास के पास आई और उसके सामने अपनी अदाएं दिखाने लगी। वकास ने पीछे अपनी मम्मा के साथ बैठी लड़की को देखा, जो तकरीबन उसे घूर रही थी। वकास ने सफ़ेद शलवार कमीज पहना था, जिसमें उसकी वजाहत देखने लायक थी, लेकिन लहंगा पहने डांस करती लड़की कभी वकास के बालों पर हाथ फेरती, कभी उसके सीने पर हाथ रखती। सुबहान और अरकम वकास की हालत देखकर हंस हंस कर लूट-पुट हो रहे थे। गाना ये था, छोड़ी के साथ लव का एंगल हो गया, अच्छा खासा सिंगल था, क्यों मंगल हो गया, सैया ओ सैया राजा बन के आना रे। उसने फिर वकास का हाथ पकड़ा। आना तो आना, मोहे लेके जाना रे, सातों जन्म की अब तो सेटिंग होने वाली है, हाय मेरे रब्बा मेरी वेडिंग होने वाली है। सुन लो नर और नारी, ये जंग बुत है जारी, ये दिल का लगाना बीमारी है। वकास कभी दाएं जानिब जाता तो कभी बाएं जानिब, क्योंकि सामने ही उसकी बीवी बैठी थी और उसका क्या हशर होना है वो सोचना भी नहीं चाहता था। इस दौरान एक्साइटमेंट में लड़की ने अपना घूंघट उठा दिया तो सब दम बखुद रह गए। अलीना और सना ने मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि वो कोई और नहीं असद था। असद तुम? वकास गुस्से से बोला। असद को जब अंदाजा हुआ कि उसका भांडा फूट चुका है तो वो रुका। बेगैरत कमीने, तो कभी जनाना हरकतें करने से बाज नहीं आएगा। खुद तो सिंगल मरेगा, दूसरे बेचारे का घर खराब करेगा। वकास उसकी तरफ बढ़ा तो उसने दौड़ लगाई। अल्लाह माफ करे, बेचारे तो तुम बिल्कुल नहीं हो। वकास, बेचारा नाम सुनते ही उल्टी आ रही है, असद भागते हुए बोल रहा था। तुझे अभी बताता हूँ मैं। वकास उसके पीछे भागा। सुबहान जानू, बचा मुझे। वो भागते हुए सुबहान को बुलाने लगा, जो हंस रहा था।
اس طرح ہنستے مسکراتے مہندی کی رسمیں ادا ہوئی۔ پھر ارکم اور سبحان اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے اور لڑکیاں مہندی لگوانے لگی۔ ایسے ہنستے مسکراتے مہندی کا فنکشن ختم ہوا۔ سب مہمان جا چکے تھے، وہ سب بھی گھر آ گئے تھے۔ علینا کو آج اپنے گھر جانا تھا کیونکہ صبح تک اس کے ماموں نے پاکستان پہنچ جانا تھا۔ ارسل ان کو چھوڑنے گیا۔ تبھی ارکم جو رضا صاحب سے بات کر کے مڑا تو سامنے سے ثنا کو آتے دیکھا۔ کیسی ہو سن؟ 3 دن بعد سامنے آئی ہو، بے وفا دوست، وہ منہ بنا کر بولا۔ ثنا نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ بس بس، بعد میں لڑ لینا، ابھی جاؤ۔ کہاں؟ ارسل بھائی کو بولنا تھا لیکن جب تک میں باہر آئی وہ جا چکے تھے۔ کیا ہوا بتاؤ؟ وہ سمجھا کچھ سامان رہ گیا ہے۔ علینا کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، اس نے درد کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا، ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ارسل بھائی فون نہیں لے کر گئے ورنہ انہیں فون کرتی۔ جاؤ۔ ارکم، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ثنا نے بتایا تو ارکم کو علینا کا تکلیف زدہ چہرہ یاد آیا۔ اوکے اوکے، میں جاتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف گیا اور تقریباً گاڑی بھگاتا ہوا علینا کے گھر پہنچا۔ ارکم کو بھیج کر وہ پرسکون ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ سب رضا ہاؤس میں تھے۔ وہ چینج کرنے کی غرض سے اپنے گھر آ گئی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی جیولری اور ہیلز سے۔ اس نے اندر قدم رکھا اور پہلی فرصت میں سینڈلز اتارے۔ اسے اب اپنا آپ تھوڑا ہلکا محسوس ہوا۔ سینڈلز وہیں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کون ہے، وہ تو اس کی ہر دھڑکن سے واقف تھی۔ وہ سبحان کا لمس پہچان کر چپ رہی۔ سبحان ہاتھ میں کینڈل سٹینڈ لیے اس کے سامنے آیا۔ ثنا نظریں چرا کر آگے بڑھی۔ ایک تو وہ پیلے جوڑے میں ملبوس اپٹن اور گلاب کی خوشبوؤں میں نہائی ہوئی، اس پر کینڈلز کی چمکتی روشنی میں اس کا چہرہ اس کے اندر کی خوشی طمانینت سے، اس کے آنے والے سنہرے کل سے، سبحان کی محبت کے رنگ سے چمک رہا تھا۔ اور سبحان تو عام حالات میں اسے دیکھ کر کھو جاتا تھا، آج تو وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بات سنو، وہ اس کی طرف مڑا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میری دبنگ ثنا کہاں گئی جس کے سامنے میری بولتی بند ہو جاتی ہے؟ اس نے شرما کر رخ پھیرا تو ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں خنک اٹھی۔ اوہ اچھا، سبحان نے کہا تو ثنا نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اب تم نہیں بول رہی تو یہ چوڑیاں مجھ سے باتیں کر رہی ہیں۔ ثنا نے مسکرا کر چوڑیوں کو اس کے سامنے کر کے بجایا۔ اف، کیا بتاؤں، یہ لڑکی برداشت نہیں کرے گی۔ اسے کیا کہوں؟ ثنا نے اسے گھورا۔ ارے بھائی، تم اتنی ظالم ہو اور یہ چوڑیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ انہیں ہاتھ لگاؤں۔ ثنا نے رخ موڑ دیا تو چوڑیاں کھنکی۔ ہائے کیا بتاؤں، کل تک کا انتظار ہے، پھر تو سارے ظلم و ستم کا گن گن کر بدلہ لوں گا۔ ثنا ہنسی تو سبحان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور گلاب کا پھول اس کی طرف بڑھایا۔ ثنا نے آہستہ سے پکڑ لیا اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چلے جاؤ سبحان، دادی کو پتہ چلا نا تو وہ بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تھا کیونکہ سبحان وہیں سے آیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا اور اسے دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر گنگنایا۔ اے چاند، تیری چاندنی کی قسم، میرے پاس بھی ایک چاند ہے، تجھ میں تو پھر بھی داغ ہے، میرا چاند تو بے داغ ہے، تیری دوریوں کی قسم، میرا چاند میرے پاس ہے۔ ثنا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھورا۔ سبحان، ثنا، اچھا چلو اب جاؤں؟ وہ کمرے کی طرف مڑی لیکن اس کا دوپٹہ سبحان کے واسکٹ کے بٹن میں اڑ گیا۔ ثنا نے کانپتے ہاتھوں سے کھینچنا چاہا لیکن سبحان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ آرام سے، میں نکالتا ہوں۔ پھر اس نے آرام سے اس کا دوپٹہ چھڑایا۔ ثنا اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ سبحان نے اسے کندھوں سے تھاما۔ آئی لو یو۔ اس کے سر پر اپنے پیار کی مہر لگا کر وہ چھلانگ لگاتا ہوا دیوار پھلانگ گیا۔ ثنا نے مسکرا کر اسے جاتا دیکھا اور اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے لگی۔ ارسل انہیں چھوڑ کر گیا تو سیما بیگم تالا کھول کر اندر آئی، پھر مڑ کر گارڈ کو دروازہ بند کرنے کا کہا اور اندر لاؤنج کی جانب بڑھ گئی۔ ماشاءاللہ، تم دونوں آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم نے صحیح سے کھانا کھایا؟
अलीना वो उसकी तरफ मुड़ी। तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। मगर अलीना वहीं सीढ़ी पर बैठ गई। उससे पाँव नहीं उठाया जा रहा था। सीमा बेगम उसके पास आई। क्या हुआ अलीना, वो फिक्रमंद हो रही थी। अलीना ने अपना लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके पाँव आगे किया और अपना हाथ उस पर रखा। दर्द की शिद्दत की वजह से वो रो रही थी। अल्लाह अलीना, ये क्या हुआ है। उसका पाँव नीला हो गया था और सूज भी काफी गया था। इकलौती और लाडली औलाद को तकलीफ में देखकर उनके हाथ पाँव फूल गए। जब मैं हाल में आ रही थी तो पाँव मुड़ गया था। उसने सर झुकाकर वजह बताई। तुमने उसी वक्त बताया क्यों नहीं। उसी वक्त कोई दवाई लगाते तो ठीक हो जाता। इतनी देर से हील पहनकर पाँव लटका कर बैठी हो। कल शादी है अलीना, अब क्या करेंगे। तुम मुझे पहले बताती, अरसल डॉक्टर के पास ले जाता। सीमा बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मामा सब परेशान हो जाते, उसने रोते हुए कहा। और अब मैं क्या करूं। सीमा बेगम का परेशानी से बुरा हाल था। आप कुछ ना करें, मैं 2 मिनट में अंदर आ जाती हूँ। ट्यूब पड़ी है मेरे पास, आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जानती थी उसकी मम्मा बहुत ज्यादा टेंस हो जाएंगी। जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपकी बेटी सुपर वुमेन है। आवाज पर दोनों ने सामने देखा। अरकम हाथ बांधे अलीना को देख रहा था। अरे अरकम, तुम यहाँ। सीमा बेगम खड़ी हुई। अलीना भी फौरन खड़ी होने लगी। बैठी रहो, वो गुस्से से बोला तो वो रुक गई। उसकी आवाज से उसके गुस्से का अंदाजा हो रहा था। आंटी आप परेशान ना हो, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मम्मा आपको कॉल कर रही हैं, उसने अलीना को घूरते हुए कहा। मेरा मोबाइल अंदर है बेटा, ध्यान से जाना, काफी रात हो गई है। आंटी आप बेफिक्र होकर सोने जाएं, मैं संभाल लूंगा, अरकम ने पीछे से कहा। जीते रहो। वो उसके सर पर प्यार करके अपना मोबाइल उठाकर कमरे में चली गई। आगे होकर उसका पाँव पकड़ना चाहा, जो उसने फौरन पीछे किया। अरकम अलीना से एक स्टेप नीचे सीढ़ी पर बैठा। वो आंसू बहाने में मसरूफ थी। उसने आगे होकर उसका पाँव पकड़ना चाहा, जो उसने फौरन पीछे किया। ये क्या कर रहे हो, उसने उसे देखते हुए कहा। अलीना चुप करके अपना पाँव इधर करो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। अरकम को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, अब तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा ही सही, बस चंद दिन की मोहब्बत थी। उसके रोने में तेजी आ गई। अरकम ने अपना सर पकड़ा और खुद ही आगे होकर उसका पाँव अपने करीब किया। अलीना ने अब कोई हरकत नहीं की, अलबत्ता हल्का सा हाथ लगने से भी उसे तकलीफ हो रही थी। अरकम ने आहिस्ता से स्ट्रैप खोलकर उसका पाँव हील से आजाद किया। दोनों जूते उतारने के बाद वो खड़ा हुआ। आओ डॉक्टर के पास चलें, अरकम ने हाथ बढ़ाया। मैं ऐसे नहीं जा सकती, वो भीगी आवाज में बोली। तो फिर कैसे जाना है। अरकम की बात को नजरअंदाज करती वो खड़ी हुई, लेकिन जो ही पाँव पर वजन दिया चीख निकली, जिसे अरकम ने हाथ रख कर घूंटा। उसने गिरने के डर से फौरन अरकम का कॉलर पकड़ लिया। मुझे बताना पसंद करोगी कहाँ जाना है, अरकम ने गुस्से से पूछा। तो उसका मुंह बन गया कि एक तो तकलीफ मुझे हो रही है और ये मुझ पर ही गुस्सा कर रहा है। मुझे चेंज करना है, उसने उससे दूर होते हुए सर झुकाकर कहा। अरकम ने झटके से उसे उठाया। अलीना का मुंह खुल गया। वो उसे अंदर लेकर आया। अलीना ने सीमा बेगम के कमरे की तरफ देखा, जो बंद था। अरकम अलीना की तरफ देखने से इज्तनाब कर रहा था। तुम्हारा कमरा किधर है, वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। तभी फौरन बोली, ऊपर नहीं है, इस तरफ है, उसने बाएं तरफ इशारा किया। अरकम ने आहिस्ता से लाकर उसे बेड पर बिठाया। अरकम मैं ट्यूब लगा लूंगी, तुम अब जाओ। लेकिन वो बगैर उसकी बात का जवाब दिए पीछे सोफे पर टांग रख कर बैठ गया। अलीना ने शीशे में नजर आते उसके अक्स को घूरा, फिर अपनी चूड़ियां उतारने लगी। अरकम चोट नजरों से उसकी कार्रवाइयां देख रहा था। उसने मुड़कर अरकम को देखा, फिर आहिस्ता से अपना दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा और सारी ज्वेलरी उतारी। वो कपड़े लेने के लिए बेड से उठने लगी। मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ, अरकम खड़ा हो गया। फिर अलीना के इशारे पर उसकी अलमारी से कपड़े निकाल कर उसे दिए। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ। कुछ देर बाद वो अंदर आया तो अलीना अपने बाल बना रही थी। मेकअप उसने साफ कर लिया था। वो जानकर हाथ हल्का चला रही थी कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लेकिन सामने भी अरकम रजा खड़ा था। अब चले, अरकम ने उसे रिलैक्स देखा तो पूछा।
उसने मुंह बनाकर सर हिलाया और जूते पहनकर आहिस्ता से खड़ी हुई। पाँव पहले से ज्यादा सूज गया था। अरकम ने उसे दोबारा उठाया। अरकम, वो कांपती आवाज में बोली, मैं कभी भी यहाँ ना आता, लेकिन डॉक्टर के पास जाना मजबूरी है। अलीना, वो उसे उठाए गाड़ी तक लाया और आराम से बिठाया। अलीना की शर्म से गालें लाल हो रही थी। पूरा रास्ता खामोशी में कटा। डॉक्टर ने अलीना का पाँव देखा। आपको एहतियात करनी चाहिए थी। उसने सर झुका दिया। नर्स ने दवाई लगाई और उसकी पट्टी कर दी। वो उठी और दीवार का सहारा लेकर डॉक्टर के सामने अरकम के साथ बैठ गई। ये ले, मैंने पेन किलर लिख दी है और ट्यूब भी। इसके साथ साथ आपको रेस्ट करना है। पाँव पर बिल्कुल वजन नहीं देना। अरकम ने आगे होकर पर्ची पकड़ ली। इफ यू डोंट माइंड, एक सवाल पूछूं? डॉक्टर ने पेशावराना तरीके से पूछा। जी। ये आपकी वाइफ है? आप न्यूली वेड कपल हो? अलीना ने नजरें झुका ली। जी, ये मेरी वाइफ है, लेकिन शादी के एक दिन पहले अपने आप को जख्मी करके बैठ गई हैं। अरकम की बात सुनते ही अलीना ने उसे घूरा, जबकि डॉक्टर हंसने लगी। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। जिस तरह आप उन्हें उठाकर लाए हैं, बाहर मौजूद सारी नर्स आश आश कर रही होंगी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। अरकम अलीना की तरफ मुड़ा, जो खड़ी हो गई थी। अरकम आगे बढ़ने लगा जब वो बोली, बस हाथ ही पकड़ लो, अब चल लूंगी मैं। वो उसे घूर कर बोली। अरकम ने मुस्कुराहट दबाई। वो बाहर निकले तो दोनों की नजर दाएं जानिब बेंच पर बैठी रुदाबा पर पड़ी। वो रो रही थी। अरकम अलीना का हाथ पकड़े उस तक आया। रुदाबा, आवाज पर उसने सर उठाया। तुम दोनों, तुम्हारी तो कल शादी है ना? वो उन्हें वहां देखकर पूछे बगैर ना रह सकी। हाँ, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अलीना ने फिक्रमंदी से पूछा। मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हो गया है। अलीना ने आगे होकर उसे गले लगाया। अल्लाह बेहतर करेगा। रुदाबा, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, दुआ मांगो। अलीना ने उसे हौसला देते हुए कहा। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूंगा। अरकम की आवाज पर वो सीधी हुई। अब तुम्हें सना के दर्द का अंदाजा हो रहा होगा। जिस तकलीफ से वो गुजरी है, उसके 50% तुम बर्दाश्त कर रही हो। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है। रुदाबा ने उसकी सनशाइन को बहुत तकलीफ दी थी, इसलिए वो कहे बगैर ना रह सका। रुदाबा ने आंखें बंद की। सारे मंजर उसकी आंखों के सामने गुजरने लगे। उसके आंसुओं में तेजी आ गई। आई एम सो सॉरी अरकम, वो कांपती आवाज में बोली। नहीं रुदाबा, माफी मुझसे मत मांगो, अल्लाह से मांगो। सना के दिल में भी तुम्हारे लिए कोई बात नहीं होगी। वो ऐसी ही है, कभी दिल में भी किसी की बुराई नहीं सोचती। मेरी दुआ है अंकल आंटी ठीक हो जाएं। चलो अलीना। वो अलीना का हाथ थामकर बाहर चला गया। गाड़ी में बैठते ही अरकम ने गाड़ी घर की जानिब सड़क पर मोड़ ली। अलीना आंखें बंद किए सर सीट की पुश्त पर टकाए बैठी थी। मेहंदी और गुलाब की खुशबू और माहौल में एक सकूत सा पैदा कर रही थी। अरकम ने गाड़ी मैकडोनल्ड के सामने रोकी। उसने अलीना की तरफ रुख किया। वो यकीनन सो गई थी। वो मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कुछ देर बाद हाथ में शॉपर पकड़े वापस आया। अभी भी वो सो रही थी। इंजेक्शन और थकन की वजह से वो गहरी नींद सो रही थी। अलीना, अरकम ने उसे आवाज दी। अलीना। अब की बार अरकम ने उसका हल्का सा कंधा हिलाया तो उसने अपनी आंखें वाकी। अरकम को सामने देखकर वो शर्मिंदा होकर सीधी हुई। वैसे तुम्हें मुझ पर रहम करना चाहिए, अरकम शरारत से बोला। अलीना को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब आया तो अपना सर झुका दिया। सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। अलीना बिला वजह वजाहत देने लगी। ये लो, ये खा लो। अरकम ने बर्गर उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम मुझे बस जल्दी से घर छोड़ दो। अलीना ने तरद्दुद करते हुए कहा। ये खा लो, फिर छोड़ दूंगा। उसने बर्गर का डिब्बा खोलकर अलीना के सामने किया। नहीं यार अलीना, पहले ये खाओ, फिर बात करना। अलीना ने ना चाहते हुए भी उसके हाथ से बर्गर ले लिया, फिर उसकी तरफ मुड़ी। अभी भी अरकम ने मेहंदी का सूट ही पहन रखा था। अरकम, अलीना ने उसे पुकारा। वो मोबाइल की स्क्रीन को देखते ही बोला। अरकम। अलीना ने अब झंझला कर उसे बुलाया। क्या है? अभी भी नजरें मोबाइल पर ही थी। अलीना ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। तुम मुझसे नाराज हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था। मैंने तुमसे पूछा था?
अलीना क्या हुआ है? तुम मुझे उसी वक्त बता देती तो पाँव इतना ज्यादा खराब ना होता, वो नरूठेपन से कह रहा था। अरकम सब परेशान हो जाते। वाह, और तुम दर्द बर्दाश्त करती रहती। वो अब भी बरहम था। अच्छा, अब तो डॉक्टर के पास से हो आए हैं ना, अब गुस्सा खत्म करो। बल्कि नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए। पहले मुझे डांटा, फिर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। ऐसा कोई करता है अपने होने वाली बीवी के साथ? उसने तोपों का रुख अरकम की तरफ कर दिया और रुख मोड़कर बैठ गई। अरकम ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। हाँ, मैं तुम पे गुस्सा था, और तुम्हारा पाँव देखकर तो और भी ज्यादा गुस्सा आया कि मैडम कल लंगड़ा कर मेरे पास आएंगी। अरकम की बात पर उसका मुंह खुल गया। उसने गुस्से से उसके कंधे पर मुक्का मारा। कितने बदतमीज हो! उसका फूला मुंह देखकर अरकम ने कहका लगाया और आहिस्ता से उसके बाल जो चेहरे पर आ रहे थे कान के पीछे किए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने जो बोला था बस चंद दिन की मोहब्बत थी। ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, और जिंदगी भर करता रहूंगा। वो उसकी आंखों में देखते बोल रहा था। इन्हीं आंखों ने उसे अपना दीवाना बनाया था। उससे पहले वो उनमें खो जाता। उसने अपना रुख मोड़ लिया और मुस्कुराकर अपना सर झटका। बहुत जालिम हो अलीना तुम। अलीना ने बर्गर बीच से आधा किया और एक हिस्सा अरकम के सामने किया। नहीं, तुम खाओ, मैं ऐसे अकेली नहीं खा सकती, खाओ ये। उसके बार बार इसरार पर अरकम ने उससे ले लिया। वैसे जब हम अपने बच्चों को अपनी शादी की कहानी सुनाएंगे तो ये भी जरूर बताएंगे कि बारात से एक रात पहले हम दोनों मैकडोनल्ड के सामने गाड़ी में बैठकर बर्गर खा रहे थे। अरकम की बात सुनते ही अलीना हंसने लगी। चलो, अब अगर दादी को पता चला ना तो बस हमारा अल्लाह ही हाफिज है। उसने हंसते हुए गाड़ी घर की जानिब मोड़ ली। सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो वो दानियाल की दवाई लेकर अपने कमरे में आ गई। वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। उसका मतलब था अरसल वहां है। उसने अरसल के लिए अलमारी से तौलिया निकाल के बाहर रखा और फिर दानियाल के कपड़े निकाले। अपने बाल लपेट कर बेड पर सोए हुए दानियाल के पास आई। दानी जानी, उठो, कपड़े चेंज करें, फिर आपको दवाई भी पीनी है। उसने उसको गोद में बिठाया और अनथक मेहनत के बाद आखिर वो कपड़े तब्दील करने में कामयाब हो ही गई, क्योंकि वो नींद में झूल रहा था। ये लो, उसने बुखार का सिरप उसको पिलाया। तभी अरसल बाहर आ गया। कुछ कम हुआ बुखार? तौलिए से मुंह साफ करते उसने पूछा। जी, पहले से कम है। एहतियातन मैंने दवाई भी पिला दी है, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर कंबल ओढ़कर वो अरसल की तरफ मुड़ी। थक गई हो? अरसल ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा। नहीं, बस सर दर्द कर रहा है। आप सो जाएं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, वो मुस्कुरा कर कहती अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई और अरसल सोने के लिए लेट गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी बाहर आई। अरसल आंखों पर हाथ रखे लेटा था। वो लाइट बंद करने लगी, तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। फाइल पर गई। उसके ऊपर उसका नाम लिखा था। उसने वो उठाई और खोलकर देखी तो उसका मुंह खुल गया। वो पलटी। हौसला लड़की, संभल के। अरसल ने उसे कंधों से थामा। अरसल, ये? उसने फाइल की तरफ इशारा किया। क्या? अरसल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए पूछा। आपने फाइल ले ली थी, मुझे बताया क्यों नहीं? अरसल ने फाइल लेकर साइड पर रखी। मुझे आज सुबह ही पता चला था, तुम्हारी डॉक्टर की कॉल आई थी। उन्होंने पहले तुम्हें ही फोन किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन पहले तुम उनके पास गई थी। उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई। फिर मैं सुबह जब बाहर गया तो वापसी पर डॉक्टर के पास से होता आया। उन्होंने मुझे ये न्यूज़ दी। अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपनी नींद पूरी करनी है। दानी की दफा मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल खुद रखूंगा। शिजा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और उसके सीने पर सर रख दिया। वो नमाज के बाद उठकर टेरेस पर आ गई और उसका आज आखिरी दिन था इस घर में। उसने आहिस्ता से झूले पर हाथ फेरा। यहाँ माहम बैठा करती थी। फिर चलकर ग्रिल तक आई और उस पर आहिस्ता से हाथ फेरा। यहाँ माहम हाथ रखकर उसे स्कूल के लिए बाय कहती थी।
फिर वो आहिस्ता से चलकर कमरे में आ गई। अलमारी में आज भी माहम के कपड़े वैसे ही रखे थे। उसके दराज में उसकी एक एक चीज जूं की तूं पड़ी थी। वो कमरे से बाहर निकलकर यजदान साहिब के कमरे की तरफ भाग गई और उनके बेड पर जाकर बैठी। मैं तो आज बाबा के पास सोऊंगी। ठीक है, मैं फिर अपनी बेटी के पास जा रही हूँ, सादिया ने खुफगी से कहा। नहीं नहीं मामा, आपके पास भी सोना है। मैं बीच में सो जाऊंगी। एक तरफ बाबा, एक तरफ आप, उसने मुस्कुरा कर कहा। आवाजें मध्यम होती गई और वो हाल में वापस आ गई। गाल में बहते आंसू साफ किए और उठकर अहमर के कमरे का दरवाजा खोलकर अनोशे को देखा। अहमर मस्जिद से अभी वापस नहीं आया था। रात देर से सोने की वजह से अनोशे नहीं उठी थी। उसने भी नहीं उठाया और आहिस्ता से दरवाजा बंद करके बाहर लॉन में आ गई और जूते उतारकर घास पर चलने लगी। सना, आवाज पर उसने मुड़कर देखा। भाई, आवाज भीगी हुई थी। अली उसके पास आया। आराम कर लेती, फिर रात को फंक्शन में भी थकन हो जाएगी। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। आप आए, मैं चाय बनाती हूँ। महक नाश्ता बना रही है, तुम इधर बैठो। वो दोनों इधर मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। सना, आज तुम रुखसत हो जाओगी। मैंने माजी में जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। सना ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ा। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सना ने अपने भाई के हाथ चूमते हुए कहा। मुझे यकीन है सुभान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये उसकी आंखों में दिखाई देता है। अली ने उसको अपने सीने से लगाया। सीने से लगते ही सना सिसक पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो यजदान साहिब के सीने लगी है। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है चंदा। कभी भी कोई परेशानी हो बिला झिझक मुझसे कहना। अली की आंखें नम हो गई। पीछे खड़ी महक और दादी की आंखें भी नम थी। फिर महक माहौल को हल्का करने के लिए ट्रे लेकर उन तक आई। बस करें अली, सना को मत रुलाएं। सुभान को पता चला ना तो वो आपकी खैर नहीं। सना मुस्कुरा कर सीधी हुई और अपने आंसू साफ किए। अस्सलाम वालेकुम। वो दादी को सलाम करके उनके गले लगी। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो। उन्होंने प्यार से उसका सर चूमा। सना नाश्ता करके आराम करना। अच्छा, रात को भी देर से सोई थी, दादी ने उसे प्यार से कहा। ओके दादी, उसने सर हिला दिया। 2 घंटे आराम करने के बाद उसने अरकम से सामान मंगवाया और किचन में घुस गई। सब उसको मना करते रहे, लेकिन वो भी सना यजदान थी। जिस काम की ठान ली वो करके ही रहती थी। शाम के 5 बजे वो पार्लर जाने के लिए तैयार हो रही थी। सबसे मिलकर वो महक के पास आई और उसे कुछ कहा, जिस पर उसने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। फिर वो अहमद की तरफ बढ़ी और उससे मिली। जीजू, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाओ। अहमद की कल दोपहर की फ्लाइट थी। मामा अकेली हैं और हॉस्पिटल से भी बहुत कॉल्स आ रही हैं, इसलिए जाना जरूरी है। अहमद उसे मिलने के बाद वो अनोशे से मिली। चंदा, अपना और बाबा का ख्याल रखना, ओके? उसने अनोशे को गले लगाकर प्यार किया। ओके, उसने सर हिलाया। फिर वो मुस्कुरा कर बाहर की जानिब बढ़ गई, जहां अरसल गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। अभी उन्होंने अलीना को भी पिक करना था। बाहर कदम रखने से पहले उसने मुड़कर यजदान हाउस पर नजर डाली। लाउंज में लगी सबकी तस्वीर को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। आई मिस यू ऑल, उसने दिल में कहा और बाहर की जानिब बढ़ गई। वो दोनों ब्राइडल रूम में बैठी थी, तभी महक कमरे में भागती हुई आई। सना, जल्दी चलो, महक ने इतनी जल्दी में कहा। क्या हुआ भाभी? वो डर गई। अरकम बुला रहा है। महक का सांस अभी भी फूला हुआ था। क्यों? हुआ क्या है? सना का दिल कांपा। तुम चलो तो, महक उसका हाथ थामे उसे कहती आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ है भाभी? अरकम ठीक तो है ना? अलीना भी परेशान हो गई। हाँ ठीक है, वो तुम परेशान ना हो। वो सना की तरफ मुड़ी। जल्दी चलो। सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं अल्लाह जी, नहीं प्लीज, अब नहीं। वो महक के साथ बाहर भागी। अलीना भी पीछे ही थी। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। वो हाल के पीछे से सना को लेकर जा रही थी, जहां से उस पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। जब महक रुकी तो उसने नजरें उठाकर सामने देखा। अरकम घोड़ी के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। कम्मू, क्या हुआ? वो उसके पास भागी। तुम्हें क्या हुआ? अरकम ने उसका उड़ा रंग देखा तो वो फौरन पूछा।
मैं क्या बताऊं, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सना रूहान सी हो गई। इसलिए कि मेरी सन की एक ख्वाहिश रह गई थी, जिसके लिए 2 दिन से मैं सबसे लड़ झगड़ रहा था। किस बात के लिए लड़ रहे थे तुम? वो नासमझी से उसे देखते हुए बोली। यही कि मेरी सन बारात लेकर जाएगी और घोड़ी चढ़कर। अरकम ने उसका हाथ थाम कर कहा तो वो पहले हैरान हुई, फिर एकदम से खुश हो गई। कम्मू, तुम्हें याद था? उसे खुद याद नहीं था कि उसने बचपन में सबसे यही कहा था। जी, मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश कभी भूला ही नहीं हूँ, उसने उसका गाल थपथपा कर कहा। थैंक यू कम्मू। वो अरकम के गले लगी, फिर अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। क्या हुआ? अरकम ने हैरत से उसे देखा। सुबहान, उसने सुबहान का नाम लिया। उसे बुरा न लग जाए, वो भी मान गया और दादू भी मान गए हैं। अरकम ने गोया उसे खुशखबरी ही सुनाई। कम्मू, सच्ची सब मान गए? वो अभी भी उसका हाथ थामते हुए पूछ रही थी। वही मासूम सी छोटी सी सना लगी जिसने उस बात पर अरकम से लड़ाई की थी। कम्मू, सच्ची सब मान गए? वो अब भी उसका हाथ थामते हुए पूछ रही थी। वही मासूम सी छोटी सी सना लगी जिसने उस बात पर अरकम से लड़ाई की थी। हाँ सन, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इस पर कैसे बैठूंगी? अब सना अपने ब्राइडल सूट के साथ उस पर चढ़ने का सोचने लगी। डोंट वरी, मेरा हाथ पकड़ो, अरकम ने उसे कहा। तभी अरसल, अहमर और अली आगे बढ़े और उन तीनों की मदद से वो ऊपर चढ़ी। कम्मू, सब क्या कहेंगे? वो अब भी घबरा रही थी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सना, कोई कुछ नहीं कहेगा, अरकम ने उसे यकीन दिलाया। सामने से दादू आए तो उसने घबरा कर सर नीचे किया। उसे लगा शायद उन्हें बुरा लगेगा। कितनी देर लगाओगी लड़की? लेकिन दादू की बात सुनकर वो चौंकी। चलो, दादू ने इशारा किया तो बैंड बाजे वाले ढोल बजाते आगे चलने लगे और अरसल और बाकी सब घोड़े के साथ पीछे पीछे चलने लगे। महक अलीना को आराम से वापस हाल में ले गई। अरकम भी अंदर चला गया। वाओ सना खाला, जबरदस्त, आप बहुत प्यारी लग रही हो, अनोशे ने खुश होते हुए चीख कर कहा। हाल के दरवाजे पर पहुंचकर सब रुक गए। सुबहान जो अरकम के साथ खड़ा था मुस्कुराता हुआ उस तक आया। वो नजरें झुका गई। सुबहान ने अपना हाथ उसके सामने किया जिसको सना ने आहिस्ता से थामा। फिर सुबहान ने आगे होकर उसे कमर से थाम कर उतारा। पूरा हाल तालियों की आवाज से गूंज रहा था। वो मुस्कुराते हुए सुबहान के साथ खड़ी हुई। अरकम को भी अलीना के साथ खड़ा किया। आखिर सना बारात लेकर ही आई। अरसल को समंदर पर अपनी और सना की बात याद आई तो उसने प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर कहा, थैंक यू अरसल भाई। वो उसके गले लग गई। फिर अरकम, अलीना और सुबहान सना एक दूसरे का हाथ थाम कर स्टेज तक आए। तालियों की गूंज हल्की मौसीकी माहौल को बहुत खुशगवार बना रही थी। वो चारों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह हंसते मुस्कुराते तकरीब अपने इख्तिताम पर पहुंची और वो नाजुक लम्हा आ गया जब सबके दिल भारी हो गए। अलीना अपनी मम्मा के गले लगकर बहुत रोई। सीमा बेगम भी उसको गले लगाए रो रही थी। शिजा ने आगे बढ़कर अलीना को उनसे अलग किया और सीमा बेगम का हाथ पकड़ा। आंटी, आप बेफिक्र हो जाएं, अलीना हमारे घर बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आ रही है। अलीना को गाड़ी में बैठाने के बाद सना सबसे मिली। रजा साहिब राबिया बेगम के गले लगकर बहुत रोई। फिर वो अरसल की तरफ मुड़ी और अरसल ने प्यार से उसे गले लगाया। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां अता फरमाए। शिजा आगे बढ़कर उसके गले लगी। आपी, आई लव यू, आपने मुझे माहम आपी की कमी महसूस नहीं होने दी, सना ने उससे अलग होते हुए कहा। माहम की लाडली हो तो मेरी लाडली ना होती? ऐसे कैसे हो सकता है? दानियाल को प्यार करने के बाद वो अरकम के पास आई। कम्मू, उसने धीमे लहजे में कहा। क्या सन, आज तो कम्मू ना कह, अरकम ने शेरवानी का कॉलर ठीक करते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, तो तू मेरा कम्मू ही है, वो नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, फिर उसके गले लग गई। अरकम, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से दिए गए बेहतरीन नेमत हो। अरकम ने उसके सर पर हाथ रखा। मेरी बस अल्लाह से यही दुआ है, हमेशा मेरी सनशाइन खुश रहे। और हाँ, एक बात, सुबहान पर अपनी कराटे ट्रिक्स ना ट्राई करती रहना। सना ने मुस्कुराकर उसको मुक्का लगाया। बहुत बदतमीज हो।
अपना कंधा सहलाता हुआ वो बोला, चलो अब जाओ, वो देखो बेचारा मुंह लटकाए खड़ा है। उसने सुबहान की तरफ इशारा किया, जो गाड़ी के साथ टेक लगाए हाथ बांधे उसे देख रहा था। दादी और महक आगे भरकर उसे गाड़ी की तरफ लाई। वो एकदम रुक गई। क्या हुआ? सुबहान ने पूछा। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, फिर दाएं तरफ खड़े अनोशे का हाथ थामे खड़े अहमद को देखकर वो उसकी तरफ भागी। जीजू, उसके गले लग कर रोने लगी। अरे अरे छुपन छुड़ी, बस बस, तुम बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। सुबहान तो डर जाएगा। अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा। जीजू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, सना ने रोते हुए कहा। ओके बॉस। अहमद से मिलने के बाद वो अनोशे की तरफ झुकी। चंदा, मुझे रोज फोन करना, बाबा का और अपना बहुत ख्याल रखना। खाला आपसे मिलने आती रहेंगी। ओके खाला जानी। वो उसके गले लग गई। सना मुड़ गई तो अहमद ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा। माहम, तुम्हारी चंदा आज अपने रहनुमा के साथ चली गई। सुबहान बहुत अच्छा है। उसके चंद दिनों के साथ ने ही हमारी चंदा को इतना महका दिया है। अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे, आमीन। उसने अनोशे को गोद में उठाया। बाबा, आइसक्रीम खाने चलें? अनोशे ने लाड से कहा। बिल्कुल, अपनी मामा पे गई हो, थोड़ा सा प्यार करो, फौरन आइसक्रीम याद आ जाती है। अहमद ने उसे छेड़ा। प्लीज ना बाबा, प्लीज ना बाबा जानी, प्लीज, वो मिन्नत करने लगी। ओके, आखिरकार उसने हथियार डाल दिए। थैंक यू, आई लव यू बाबा। वो खुशी से जोर से उसके गले लग गई। बाबा की जान, आई लव यू टू। शिजा कुछ देर पहले ही अलीना को कमरे में बैठा कर गई थी। वो नजरें घुमाए पूरे कमरे को देख रही थी, फिर लहंगा हटाकर पाँव देखा, जो कल की निस्बत बेहतर था, लेकिन ज्यादा देर पाँव लटकाने की वजह से दोबारा सूज रहा था। वो हल्का हल्का दुबाने लगी थी। तभी अरकम दरवाजा खोलकर अंदर आया। वो एकदम सिमटी। वो आहिस्ता से आकर उसके सामने बैठा। अब कैसा है पाँव? ठीक, उसने हल्के से जवाब दिया। दर्द तो नहीं हो रहा? उसने फिर पूछा। नहीं। झूठ मत बोलो। अरकम ने त्यूरी चढ़ाई। नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। अलीना, उसने उसका हाथ पकड़ा। वो नजरें झुकाए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। थैंक यू। अरकम ने जेब से एक डिब्बा निकाला और उसमें बहुत ही प्यारी अंगूठी निकाल कर अलीना को पहनाई। ये बहुत प्यारी है अरकम, वो मुस्कुराकर बोली, मगर तुमसे कम। अलीना ने सर उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली। तुम्हें पता है अलीना, मुझे तुमसे प्यार कब हुआ था? अलीना ने मासूमियत से नफी में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। पहली नजर में। पहली नजर की मोहब्बत है मेरी। जब तुम्हें पहली दफा यूनिवर्सिटी में देखा था, तभी तुम्हें अपना दिल दे बैठा। और मुझे कब हुई थी? अलीना ने सोचना चाहा। अरकम दिलचस्पी से उसे देखने लगा। पता नहीं, उसके जवाब पर उसका मुंह लटका। क्या मतलब, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? अरकम ने सदमे किसी कैफियत से उसको घूरा। बाबा नहीं नहीं, मुझे तो तुमसे मोहब्बत है, लेकिन कब हुई ये पता ही नहीं चला, और अब इतनी ज्यादा हो गई है कि तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। बाबा के बाद मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द हो, और मैं खुश हूँ कि तुम मेरे मुहाफिज हो। मेरा वादा है अरकम, मैं हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी और जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगी। उसके इजहार पर अरकम ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगाया। मैं भी वादा करता हूँ अलीना, आखिरी सांस तक तुमसे वफा निभाऊंगा। मेरी रग रग में समा गया वो शख्स, मेरी जिंदगी में छा गया वो शख्स, मेरे दिल से दिल मिला गया वो शख्स, मुझे खुश नसीब बना गया वो शख्स, मुझे दे गया अपनी हर खुशी, मेरी आंखों से नींद चुरा गया वो शख्स। जाने क्या बात थी उसमें ऐसी, मुझे मोहब्बत करना सिखा गया वो शख्स। वो कमरे में बैठी कमरे का जायजा ले रही थी, फिर उठकर दीवार पर लगी सुबहान की तस्वीरें देखने लगी, फिर उठकर टेबल पर रखा बॉक्स देखा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो मुड़ी। सुबहान दरवाजा बंद करके उसकी तरफ मुड़ा और गोया हुआ। मुझे पता था तुम मुझे कहीं खड़ी मिलोगी। वैसे मेरे दिल में ख्याल आया था शायद बेड पर बैठकर शर्मा रही हो। सना ने उसे घूरा। मैं थक गई थी बैठे बैठे। और तुम कहाँ थे? सना ने मुंह बनाते हुए कहा।
क्या बताऊं, असद आने ही नहीं दे रहा था। अब बस उसकी शादी का बंदोबस्त करता हूँ, वरना ये तो मुझे पागल कर देगा। वो उसके पास आया। आओ बैठकर बात करते हैं। सुबहान उसका हाथ पकड़कर बेड की जानिब बढ़ा। तुम्हारा कमरा प्यारा है वैसे, सना ने सताइशी नजरों से देखते हुए कहा। हमारा, सुबहान ने जोर देकर कहा तो वो मुस्कुराई और होले से लब हिलाकर बोली, हमारा? प्यारे लग रहे हो। सुबहान उसके सामने बैठा तो वो बोली। उसकी बात सुनते ही सुबहान ने कहका लगाया। क्या बदतमीजी है सुबहान ये। उसने उसके कंधे पर थप्पड़ लगाया। ये मेरा जुमला होना चाहिए था। वो हंसी रोकते हुए बोला। तो तुम भी बोल दो, सना ने लापरवाही से कहा। सना, बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने जज़ब से कहा। और तुम मुझे जहर लग रहे हो, उसने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा ना हो। ये देखो मैं क्या लाया। उसने साइड टेबल के दराज से एक गिफ्ट निकाल कर सना को दिया। ये क्या है? वो पुरतजस्सुस हुआ। खोल कर देखो। बोलते ही वो थोड़ा पीछे होकर बैठा। सना ने गिफ्ट पेपर खोला और गिफ्ट देखते ही उसने गुस्से से सुबहान को देखा। देखो यार, ऐसे खूंखार नजरों से ना देखो। इंसान को ऐसा तोहफा देना चाहिए जो उसके लिए फायदा दे, और तुम्हें ये बहुत फायदा देगा। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मैंने सोचा रेसिपी बुक दे दूं। वो थोड़ा और पीछे हुआ कि कहीं उसका सर ही ना फाड़ दे। वो मुंह फुलाए बेड से उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी। सुबहान ने फौरन से उठकर उसका रास्ता रोका। नाराज हो गई हो क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी, ऐसे नाराज ना हो। सना ने उसे देखा। हटो सामने से, मुझे चेंज करना है। वो हनूज मुंह फुलाकर बोली। अभी क्यों? अभी तो बातें करनी है। सुबहान ने उसे हैरत से देख कर कहा। अपने आप से बैठकर करो। अब हटो सामने से। वो गुस्से से आगे बढ़ी। सना, सॉरी ना। उसने अपने कान पकड़े। सना ने उसे घूरा। सॉरी, वो मासूमियत से बोला। तो सना मुस्कुरा दी। नाराज तो नहीं हो अब? सुबहान उसके सामने सर को झुकाते हुए कहने लगा। सॉरी, वो मासूमियत से बोला। तो सना मुस्कुरा दी। नाराज तो नहीं हो अब? सुबहान उसके सामने सर को झुकाते हुए कहने लगा। नहीं, आज तुम्हें माफ किया, सना ने मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया शुक्रिया। आओ अब। वो उसको वापस बेड के पास ले आया। वैसे सबसे पहले क्या बनाओगी? वो शरारत से बोला। तो वो उसे घूरती टेबल तक गई और बॉक्स खोलकर केक उठाकर उसके सामने किया। सुबहान हैरत से उसे देखने लगा। ये लो। वो केक उसके सामने लिए खड़ी थी। ये क्या है? सुबहान ने नासमझी से उससे पूछा। आंखें ठीक हैं? केक है ये। हाँ हाँ, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आया? वो सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला। ये मैंने बनाया है। क्यों? सुबहान ने उसे चुराने की गर्ज से कहा। क्योंकि मेरा दिमाग खराब था। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? वो खुशी से बोला। सना ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबहान केक उसके हाथ से लेकर टेबल के पास गया, जहां छुरी, चम्मच और प्लेट मौजूद थी। उसने केक का पीस कट करके प्लेट में डाला और एक बाइट ली। वाओ, ये तो बहुत मजे का है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मुझे पसंद है। तुम्हें कैसे पता चला? दादू ने मुझे बताया था तुम्हें केक पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। अब तुम मुझे रोज केक बनाकर खिलाना। वो उसके पास आया और चम्मच उसकी तरफ बढ़ाई। सना ने आहिस्ता से खा लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रोज बना दूंगी, वो खुशी से बोली। एक यही तो चीज थी जो उसे बनानी आती थी। सुबहान ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर प्लेट टेबल पर रख कर उसके हाथ थामे। मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। अब अपना गिफ्ट तो ले लो। उसने कमर से पकड़कर उसे अपने करीब किया। वो एकदम घर पर आ गई। सुबहान, उसने नजरें नीचे किए कहा। जी जान। सना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबहान को उसकी हालत देखकर मजा आ रहा था। छोड़ो, मुझे चेंज करना है। इतनी भारी कपड़ों में मुझे उलझन हो रही है। उसे फिलहाल यही बहाना सूझा। ओके, लेकिन पहले अपना गिफ्ट तो ले लो। वो उसके करीब हुआ तो सना ने आंखें बंद कर ली। सुबहान ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा और जेब में हाथ डालकर एक बहुत प्यारी गोल्ड की चेन निकाली जिसमें एस अल्फाबेट था। उसने आहिस्ता से वो उसके गले में पहनाया। सना ने आंखें खोली और चेन पर हाथ फेर कर देखा। सुबहान ने उसका रुख शीशे की तरफ किया और उसके कंधे पर ठोड़ी टकाकर अपना और उसका अक्स देखते हुए बोला।
آج میں بہت خوش ہوں ثنا، تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دیا ہے۔ آئی لو یو۔ پھر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا تم مجھے حق دیتی ہو کہ میں تمہارے ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ دوں؟ کیا تم مجھے حق دیتی ہو کہ میں تمہارا ہاتھ تھام کر اپنی زندگی کا سفر طے کروں؟ سبحان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم اپنا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ کر مجھے دنیا کا خوش قسمت انسان بناؤ گی؟ وہ جذب سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ثنا نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی اور آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سبحان کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ آئی لو یو ثنا، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے اس کے سر پر اپنا سر رکھ دیا۔ جب بکھرتی ہوں تو سنبھال لیتا ہے بس ایک وہی رہنما، جب ہنستی ہوں تو جان وار دیتا ہے بس ایک وہی رہنما، جو کھلوں تو بہار کہتا ہے بس ایک وہی رہنما، روٹھ جاؤں تو اداس ہو جاتا ہے بس ایک وہی رہنما۔ سمندر محبت کے ساحل ہے، میرا نام ریت پہ لکھتا ہے بس ایک وہی رہنما، میری دھڑکن کے سنگ سنگ ہر دم چلتا ہے بس ایک وہی رہنما، میری خوشیوں کو ایسی طاقت کہتا ہے بس ایک وہی رہنما، اندھیروں میں دیا بن کر چلتا ہے بس ایک وہی رہنما، مجھے اپنے سینے سے لگا کر دھوپ سے چھپائے پھرتا ہے بس ایک وہی رہنما، میرے ادھورے پن میں مجھے مکمل کرتا ہے بس ایک وہی رہنما، میری اداسیوں کو اپنی ہنسی کی گونج سے دور کرتا ہے بس ایک وہی رہنما، میرے راستوں کو اپنی منزل سمجھتا ہے بس ایک وہی رہنما، میری خواہشوں کو اپنا پختہ ارادہ بنا لیتا ہے بس ایک وہی رہنما، میرے ساتھ رہنے والا، مجھے اپنا کہنے والا، میرا جنون، میری زندگی، میرا ساتھی بس ایک وہی رہنما۔ موسم میں آج ٹھنڈک تھی، ہر سو ایک مہک سی تھی، ایک تازگی سی۔ گاڑی میں انوشے کو بٹھا کر وہ ارسل کے پاس آیا۔ ارسل نے اسے بغور دیکھا، وہ آج بھی ویسا ہی تھا، خوبصورت اور وجیحہ۔ اب زندگی نے اسے اور بھی پرکشش بنا دیا تھا۔ اللہ حافظ۔ احمد آگے بڑھ کر اس سے گلے ملا۔ اللہ حافظ۔ ارسل اس کی کشمکش سمجھ رہا تھا۔ کیا ہوا احمد، کچھ پوچھنا ہے؟ ارسل نے اس سے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ چونکا لیکن پھر بھی کہہ نہ پایا۔ احمد، ارسل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر بولا، میں ڈرائیور کو ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو ارسل۔ وہ واقعی میں ہی متشکر تھا۔ اب مجھے شرمندہ مت کرو یار، اپنا خیال رکھنا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ ارسل نے ڈرائیور کو کچھ کہا تو وہ سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارسل نے احمد کو دیکھا جو انوشے سے بات کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ماہم سے مخاطب ہوا۔ ماہم، تمہارا مجنوں تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم دونوں کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم اگلے جہان میں اس سے ملو گی، وہ آج تک تمہاری محبت کے سہارے زندہ ہے اور تم سے ملنے کے لیے دن گن رہا ہے۔ ماہم، احمد کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ آسمان کو دیکھ کر مڑ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی قبر کو دیکھتا رہا۔ اس کے کتبے کو پڑھ کر وہ وہیں ڈھہ گیا۔ اس کو پتا تھا وہ پھر کمزور پڑ جائے گا۔ ماہم احمد خان، پیدائش 12 جنوری 1991، وفات 15 جولائی 2012۔ وہ آس پاس سے بالکل بیگانہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے ماہم کے نام پر ہاتھ پھیرا۔ کتنے لمحے گزر گئے۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا، آنکھیں بند کیے وہ ماہم کو جیسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ انوشے سر پر دوپٹہ رکھے نم آنکھوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ ہوا میں تیزی آئی تو احمد نے آنکھیں کھول لی۔ وہ اس سے دل میں مخاطب تھا۔ 8 سال ہو گئے مسز، تم نے لڑنا کیا چھوڑا؟ میں بھی لڑنا بھول گیا۔ کچھ لمحے سڑکے پھر گویا ہوا۔ جانتا ہوں ناراض ہونا اتنے وقت تک نہیں آیا، سچ بتاؤں کوشش ہی نہیں کی، ہمت نہیں کر پایا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا۔
पिछली बार पाकिस्तान में सब कुछ खो कर गया था। अपना आप, अपना एतमाद, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ पलट कर आने की हिम्मत नहीं हुई मिसिस। वो कुर्ब की इंतहा पर था। जब इस सरजमीन पर कदम रखा, ऐसा लगा तुम छू कर गुजरी हो। फिर कब्र पर हाथ फेरा। आज भी मिट्टी गीली है माहम, और देख लो, मैंने दूसरी शादी नहीं की, कर भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम तो मुझ में आज भी जिंदा हो। आज भी आंखें खोलता हूँ तो तुम नजर आती हो। अभी भी तुम मुझे नजर आ रही हो। तुम्हारे रहते किसी और की तरफ ये मजनू देख ही नहीं सकता। उसकी लैला ही उसकी जिंदगी है। बस लैला को हर वक्त जल्दी पड़ी रहती है। मुझसे जीतना तुम्हारा अव्वलीन शौक हुआ करता है। मोहब्बत में मुझसे बाजी ले गई, और मौत में भी। जानती हो, उस दिन मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ तुम जिंदा हो जाओ और मेरे सामने आओ, और मैं तुम्हारे सामने मर जाऊं ताकि तुम्हें तकलीफ हो। लेकिन जाने अहमर, ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तकलीफ जानलेवा है, और तुम्हें तकलीफ हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। उसके गाल भीगने लगे। बाबा जानी, अनोशे की आवाज पर वो होश में आया। अनोशे ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए। आप रोए नहीं बाबा, मामा कितना हर्ट हो रही होंगी। अहमद ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। ओके मेरी जान, मैं अब नहीं रोऊंगा। उसने खड़े होकर दुआ की, और फिर अहमद और अनोशे दोनों कब्र पर हाथ फेर कर मुड़ गए। हम मिलेंगे अगले जहां में, जहां की जिंदगी हमेशा के लिए है। तब हमें कोई जुदा नहीं करेगा। हमारा ताल्लुक तो रूह का है। ये मेरा वादा है अहमद, माहम तुम में हमेशा धड़केगी। हर कहानी में मिलन हो, ऐसा मुमकिन तो नहीं। जो दिल में रहते हैं वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। मोहब्बत करने वालों को बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, और सिर्फ पा लेना ही तो मोहब्बत नहीं है ना। किसी को कभी खोकर उसको अपने आप में हमेशा जिंदा रखना मोहब्बत है। मोहब्बत तो एक एहसास है जो आखिरी सांस तक कायम रहता है। मुसाफिर तो बिछड़ते हैं, रफाकत कब बदलती है। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत कब बदलती है। कली का फूल बनना और बिछड़ जाना मुकद्दर है। यही कानून फितरत है, फितरत कब बदलती है। जो दिल में बस जाएं और आंखों में सिमट आए, अलामत है ये चाहत की, और चाहत कब बदलती है। तुम ही को चाहते हैं, तुम ही से मोहब्बत करते हैं। यही बरसों से आदत है, और आदत कब बदलती है। ब्लैक ट्राउजर पर रेड और ब्लैक प्रिंटेड शर्ट पहने, कंधे पर दुपट्टा डाले, बाल पहले से बड़े हो चुके थे। वो भी सुबहान की ख्वाहिश थी। इन गुजरे सालों में सुबहान की मोहब्बत ने उसे सर पैर बदल दिया था। उसने दोनों हाथों से खिड़की के पर्दे हटाए तो सूरज की रोशनी ने कमरा रोशन कर दिया। उसने मुड़कर बेड पर देखा, जहां लेटे शख्स ने बुरा सा मुंह बनाते कंबल से मुंह छुपा लिया, जबकि उसके साथ लेटी 1 साल की समन ने झट से आंखें खोल दी। सना मुंह फुलाती बेड के पास आई और सुबहान के चेहरे से कंबल हटाया। उठो सुबहान, 2 बज रहे हैं, बहुत सो लिया। यार कुछ रहम करो, अभी 5 बजे तो सोया था। उसने दोबारा चेहरा छुपा लिया। तुम्हारी अपनी गलती है, मैंने कहा था सुबह उठकर काम कर लेना, लेकिन नहीं, मेरी सुनते कब हो। सोते रहो, मैं जा रही हूँ कम्मों की तरफ। वो गुस्से से मुड़ गई, लेकिन सुबहान ने फौरन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया। झटके से वो सुबहान के ऊपर आ गिरी। कितने बदतमीज हो, छोड़ो मुझे, उसने गुस्से से कहा। सो जाते हैं यार, तुम्हें तो वैसे भी सोने का शौक था, अब क्यों इतनी जल्दी उठ जाती हो। सुबहान ने उसे वक्त याद दिलाया जब वो जरा भी फारिग होती तो सो जाती थी। ये भी तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारे बच्चों ने मेरी नींद ही खत्म कर दी है, उसने उसे देखते हुए कहा। गुस्से में तो वो और भी प्यारी लगती हो। सुबहान ने प्यार से बोलते उसके बाल कान के पीछे किए। वाओ मॉम डैड, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। हाथ में फुटबॉल पकड़े दरवाजे के साथ टेक लगाए वो मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था।
وہ پورے کا پورا سبحان کی کاپی تھا اور ذہانت میں ابھی سے اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ثنا فوراً سبحان کے اوپر سے ہٹی۔ سعد، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ کھٹکھٹا کر آیا کرو۔ سوری موم، وہ آپ ماموں کی کال نہیں اٹھا رہی تھی تو دادو کہہ رہے ہیں کہ مما کو بتا کر آؤ کہ کمو، ثنا نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ماموں؟ ثنا نے گھور کر کہا۔ سوری، ماموں کہہ رہے ہیں یاد سے آئمہ کی برتھ ڈے پر وقت پر پہنچ جانا اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کسی رپورٹ کی خبر دی۔ اوکے، میں کرتی ہوں، جاؤ آپ جا کر نہاؤ، دیکھو کیا حالت کر لی ہے کھیل کھیل کر۔ وہ اوکے کہتا بھاگ گیا۔ سمن سبحان پر چڑھی اس کے ساتھ کھلکھلا کر مستیاں کر رہی تھی۔ سبحان فوراً سے اٹھو اور تیار ہو، ارکم کب سے فون کر رہا ہے، اگر اب نہ اٹھے تو میں پانی کی بالٹی الٹا دوں گی۔ وہ دھمکی دیتی ہوئی اٹھی۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں، غصہ نہ ہو۔ سمن کو بیڈ پر بٹھا کر وہ اٹھ گیا اور ثنا کے پاس سے گزرتے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے سر پر پیار کرتا واش روم میں گھس گیا۔ ثنا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر سمن کے پاس آئی۔ چلو بیبی، آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ ڈیڈ ڈیڈ، وہ دائیں جانب دیکھ کر بولنے لگی جہاں سے سبحان گیا تھا۔ ڈیڈ کی پرنسس، ڈیڈ تیار ہونے گئے ہیں، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں۔ بچے ماں کے قریب ہوتے ہیں لیکن یہاں الٹا حساب تھا۔ سعد تو ثنا اور سبحان دونوں کو لاڈ دکھاتا تھا لیکن وہ دادو کے زیادہ قریب تھا اور سمن تو سبحان کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی تھی اور سبحان کی تو جان بستی تھی سمن میں۔ آفس میں بھی ثنا کے کیبن میں ہونے کے بجائے سمن سبحان کے پاس ہوتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ چاروں لاؤنج میں تیار کھڑے تھے۔ ثنا نے سمن کو قالین پر بٹھایا۔ وائٹ فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور خود کچن سے اس کا فیڈر لینے گئی۔ 2 منٹ بعد وہ آئی تو سبحان سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سمن آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ سبحان نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لی۔ میری پرنسس تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے اس کے گال چومے تو وہ کھلکھلا کر اس کے منہ پر پیار کرنے لگی۔ سعد اور دادو باہر چلے گئے۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے ثنا کے آگے ہاتھ کیا تو اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ 7 سال پہلے سبحان اس کی زندگی میں بہار بن کر آیا تھا، وہ بہار جس نے اسے کھلتا گلاب بنا دیا تھا۔ زندگی خوبصورت ترین ہو گئی تھی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ ہمیں کسی بھی حال میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کرم کی نظر کر دیتے ہیں اور پھر اس ایک نظر کے بعد انسان کے سارے کام بنتے جاتے ہیں۔ لیکن توکل بہت بڑی طاقت ہے، جس کے پاس توکل ہو وہ سرخ روح ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی یہ نہ سوچو کہ وائی می، بس مسکرا کر کہو ٹرائی می۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ایز اے سرپرائز قبول کرنا سیکھو۔ زندگی جب جب تمہیں آزمائے، مسکرا کر اس کے سرپرائز پر سیلیبریشن کرو۔ دیکھنا زندگی سب کچھ جھولی میں ڈال کر خوشیوں کو تمہارا راستہ دکھا دے گی۔ آج یہ سفر تمام ہوتا ہے۔ اس سارے عرصے میں میرے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہر کہانی کا اختتام ہوتا ہے اور جہاں کہانی ختم ہوتی ہے وہیں سے ہی تو نئی کہانی، نئے دن، نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر میری یہ کاوش آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔